नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस में आज हम पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में विश्व भूगोल, भारत भूगोल हम पढ़ चुके हैं। आगे हमने पिछले वीडियो तक पढ़ लिया है भारत की नदी घाटी परियोजनाएं। अगर आपने नहीं देखा है पिछले वीडियो तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियोज के लिंक आपको मिल जाएंगे, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पुराने वीडियोज के लिंक वहां से क्लिक करके पढ़ सकते हैं। आज का विषय हमारा है भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टी। वैसे तो कई, अगर गिनती की बात करें तो सैकड़ों भाषा, सैकड़ों क्षेत्र, सैकड़ों जनजातियां और मिट्टी भारत में है, इसीलिए तो भारत विशेष देश है। तो अब बात करते हैं कुछ प्रमुख मिट्टियों की जहां से प्रश्न बनते हैं। उनमें मिट्टी, मिट्टी के प्रकार और उनमें उगने वाली फसलों के नाम। कौन सी फसलें किस मिट्टी के लिए ज्यादा उपयुक्त हैं, ज्यादा अच्छी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात करते हैं हम कि मृदा विज्ञान, यानी कि मिट्टी का अध्ययन करने वाला वह विज्ञान जिसके तहत मिट्टी का अध्ययन किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है? उसे पेडोलॉजी कहा जाता है। शब्द है पेडोलॉजी। आपको मालूम है कि किसी भी अध्ययन से जुड़े चीजें जांचना है तो ग्राफी होता है, अध्ययन करना है तो क्या है? लॉजी। तो मिट्टी से यानी मृदा विज्ञान, मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मिट्टियों के सिस्टम की बात करें अगर तो मिट्टियों का कटाव भारत में या फिर बहुत से देशों में कि कृषि में जो भी समस्या होती है कभी भी, वो क्यों होती है? मिट्टी के कटाव के कारण, यानी मृदा अपरदन के कारण। कटाव होने से नुकसान क्या होता है? जब मिट्टी बह जाती है। बहती कौन सी मिट्टी? ऊपरी परत। ऊपर की परत उपजाऊ होती है, उसमें खाद पानी पड़े हुए हैं, वही बह जाती है। बह जाती है तो क्या होगा? उर्वरक शक्ति बह जाएगी, मिट्टी कमजोर हो जाएगी। यह किसानों के लिए एक अभिशाप जैसा है। तो देखिए, हम आज भी उन कारणों पर चर्चा करेंगे कि अपरदन के कारण क्या है, ये घटनाएं क्यों होती हैं। चलिए देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट में जैसे नदियां, नदियों के बहाव के साथ वहां की मिट्टी भी बह जाती है या फिर बाढ़ आने से पानी बढ़ता है। जब पानी नदियों में बढ़ता है तो आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का माहौल हो जाता है। फिर नदियों से पानी बहता है तो क्षेत्रों से मिट्टी भी बहती है। नदियों के द्वारा बहाई गई मिट्टियों से उर्वरा शक्ति बह जाती है और जाकर दूर किनारों पर लगती है। तो नदियां फायदा भी करती हैं, नुकसान भी करती हैं। तो अपरदन यानी मिट्टी के कटाव के लिए नदियां बड़ी जिम्मेदार हैं। पास में नदी होने से बगल के खेतों से मिट्टी बहकर चली आती है। दूसरा कारण देखें तो वर्षा का। अत्यधिक वर्षा या बहुत पानी बरस गया धड़धड़ा के एक क्षेत्र में, तुरंत पानी सोख नहीं लेगी धरती, यानी मिट्टी तुरंत पूरे पानी को सोख नहीं पाएगी। क्या होगा? पानी बहेगा। पानी बहेगा, मिट्टी बहेगी, यानी अपरदन होगा, कटाव होगा। फिर ढलानों की बात करें पर्वतीय क्षेत्रों में तो ढलान से पानी बहेगा, मिट्टी भी साथ में बह जाती है। आगे देखते हैं वायु के द्वारा मृदा अपरदन। वायु के द्वारा कैसे होता है? रेगिस्तानी क्षेत्रों में या फिर बहुत बड़े खुले मैदानी क्षेत्रों में हवा के द्वारा वहां की नमी को सुखा देना, धूल में मिट्टी को उड़ाना धूल के तौर पर, क्योंकि शुष्क मिट्टी यानी सूख जाने पर जब नमी खत्म हो जाएगी तो भारी हो जाएगी, धूल जैसे उखड़ जाएंगे उसमें से, और उससे हवा के द्वारा बहा दिया जाता है। इससे भी अपरदन होगा। आगे बात करें, सबसे बड़ा कारण है वृक्षों की अंधाधुंध कटाई। पेड़ कटने से मिट्टी का अपरदन सबसे ज्यादा होता है, यह एक सबसे बड़ा कारण है। अब यह वर्तमान समय में कृषि के लिए और मिट्टियों के लिए, देश के क्षेत्रों के लिए एक बड़ी समस्या है। अगर इसका विचार नहीं किया गया, इसमें संभाला नहीं गया, सुधार नहीं किया गया। आपको पता है वृक्ष से पर्यावरण संतुलित, फल, लकड़ियां, उसकी उपलब्धता, ऑक्सीजन की उपलब्धता और मृदा कटाव में भी जिम्मेदार। तो इसलिए वृक्ष कितना उपयोगी है वो आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई अपरदन के लिए समस्याएं। दूसरी चीज, बचाव कैसे करें। देखिए, सबसे पहला कारण है बांध बना दिया जाए। बांध बना के एक सिस्टम से पानी खोला जाए। सिस्टम से पानी बहेगा नदियों में तो मिट्टी नहीं बहेगी, अंधाधुंध बहेगा तो चीजों को बहा ले जाएगा, अपरदन होगा। बांधों से क्या होगा? एक सिस्टम से बहेगा। दूसरी चीज, वृक्षारोपण, अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, जो वायुमंडल पर्यावरण के लिए भी अच्छा, मानव सभ्यता के लिए अच्छा, मिट्टी के कटाव को बचाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कृषि प्रणाली।
खेती का अलग अलग प्रकार से यूज करना, यानी सुधार। जो प्रणाली चल रही है खेती करने की, उसमें अलग अलग तरीका बदलना। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों पे, ढलान क्षेत्रों पे सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं। वो एक सिस्टम से बहाव होता है। एक जगह लगातार पानी नहीं बहेगा तो मिट्टी नहीं बहेगी, धीमा धीमा अलग टुकड़ों में बहाएंगे हम तो मिट्टी बच जाएगी, पानी बहेगा। चलिए, ये तो हो गया अपर्दन और उससे बचाव। भारत में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियों की बात करें तो 7-8 प्रकार की मिट्टियां हैं, जो हम अभी इस चार्ट के माध्यम से डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर आता है जलोढ़ मिट्टी का। शब्द के हिसाब से जलोढ़ यानी जल की अधिकता, आप इससे समझ सकते हैं। अब आपको तुरंत आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा किसी फसल का नाम देकर, इस प्रकार की मिट्टी में या ये फसल किस मिट्टी में होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्योंकि हम एक कृषि प्रधान देश के निवासी हैं तो सबको पता है, ज्यादातर लोगों को तो ये पता ही है कि किस हिसाब से खेती या फसलें होती हैं। अब हम बात करें कि इस प्रकार की मिट्टी यानी कि जलोढ़ मिट्टियों की बात करें, बनती कैसे हैं, तो देखिएगा नदियों के तलछट। अभी अभी हमने चर्चा किया कि नदियां वहां से मिट्टी बहा लेती हैं, जहां बहाव कम होता है वहां किनारों पर लगाते चली जाती हैं। तो जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टियां धूलकण होते हैं, जहां किनारे लगा दिए गए, वहां क्या होगा, वो मिट्टी क्या होगी, जलोढ़ मिट्टी बनेगी। इसमें जल की अधिकता होती है, उर्वरा की भी अधिकता होती है। आगे देखते हैं कमी किसमें होगी, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी रहती है इसमें, क्योंकि ये केमिकल की चीजें नहीं है। केमिकल नाइट्रोजन और फास्फोरस केमिकल खाते हैं, वो खाद तो पड़ती नहीं है, तो इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। अगर उपलब्धता की बात कर लें तो पोटास और चूने की उपलब्धता ज्यादा रहती है। अब बात करते हैं प्रमुख फसल की, तो फसलें हर मिट्टी में लगभग हर क्षेत्र में सभी फसलें उगने लगी हैं, मोस्ट ऑफ फसलें, क्योंकि कृषि व्यवस्था, कृषि प्रणाली सुधार किया गया एक बड़ी क्रांति के तहत, जो कि आप पढ़ेंगे अभी आगे चल के क्रांतियों के बारे में। गेहूं चावल कम क्षेत्रों में ज्यादा उत्पादन, कम लागत में ज्यादा पैदावार। तो इसके तहत कुछ प्रमुख फसलों के नाम हम पढ़ लेते हैं, बाकी तो हर जगह कॉमन हो चुके हैं। जैसे धान, सोयाबीन, इस तरह की फसलें जलोढ़ मिट्टी में के लिए अच्छी फसलें मानी जाती हैं या उपयुक्त मिट्टी है इनके लिए। आगे बात करें, इसी मिट्टी का अलग अलग प्रकार है। जलोढ़ मिट्टियों के कुछ अलग प्रकार हैं, जैसे तराई का क्षेत्र। तराई का क्षेत्र सीधे आप समझ सकते हैं नदियों के किनारे जो पानी बहने से खाई जैसे बनते हैं, ढलान नहरें जैसी बनती, वो हो गई तराई के क्षेत्र। तो इसे तराई की मिट्टी भी कह सकते हैं। बांगर मिट्टी भी कहा जाता है और खादर भी कहा जाता है। खादर में जहाँ खादें ज्यादा हो, थोड़े ऊंचाई पर हो, बांगर में जहाँ पानी ज्यादा लग जाता है। तो ये तीनों प्रकार किसके हैं, जलोढ़ मिट्टी के। कॉमन के तौर पर बात करें कि बांगर मिट्टी किस मिट्टी की प्रकार है, तो जलोढ़ मिट्टी का। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हो गई जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं हम, काली मिट्टी, इसका दूसरा नाम रेगुर, शब्द ये लिखा है रेगुर। तो रेगुर या काली मिट्टी नाम एक ही है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है या किस मिट्टी का प्रकार है, तो काली मिट्टी में आएगा। इसका निर्माण कैसे होता है, लावा से। जहां ज्वालामुखी विस्फोट के बाद लावा मैग्मा बहते हैं, लावा के विस्फोट, वहां लावा ठंडा होने के बाद, अब देखिएगा काला क्यों होता है, पृथ्वी के धरातल से निकला, उसमें आयरन की अधिकता और चीजों की अधिकता, जीवाश्मों की अधिकता, जिसकी वजह से क्या होता है, वो जल जाते हैं। वो जलकर लावा होते हैं पिघले हुए पार्ट में, समय के साथ ठंडे होते हैं, चट्टानों के बाद वो टूटते हैं, महीन होते हैं और वो क्या होते हैं, वहां मिट्टी बनती है। तो ऐसी मिट्टी काली मिट्टी या रेगुर कहलाती है। चलिए आगे देख लेते हैं। अधिकता की बात कर ले हम, तो लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नेट ज्यादा होते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है ज्वालामुखी पृथ्वी के केंद्र से निकलता है, तो वहां आयरन की अधिकता, एल्यूमिनियम और ऐसी धातुओं की अधिकता होती है। केंद्र में चुंबकत्व ज्यादा है तो मैग्नेटाइट की अधिकता होगी। इससे आप समझ सकते हैं। आगे बात करें ऐसी मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो मोस्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अब ऐसा नहीं कि पूरे मध्य प्रदेश में, पूर्वी पश्चिमी उत्तर दक्षिण ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं, तो मुख्यतः ये मिट्टी ऐसे क्षेत्रों में पाई जाती है। उन क्षेत्रों पर नजर डालते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, ये 6-7 राज्य हैं जहां ये काली मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करें फसलों के लिए, यहाँ के स्पेशल फसलें या फिर कॉमन फसलें जो इन मिट्टी में अच्छे से उपयुक्त होती हैं, उत्पादित होती हैं, उनकी बात करें, कपास,
काली मिट्टी के लिए या कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें हम कपास के लिए तो काली मिट्टी है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तौर पर रखेंगे आप। कपास के लिए सर्वोत्तम काली मिट्टी। आगे फिर बात करें मूंगफली, तंबाकू, गन्ना, दलहन, तिलहन। तिलहन मतलब तेल से संबंधित, दलहन मतलब दालें जिसमें चना, मटर, इस तरीके की अरहर, ये सारी दालें। तो ये हो गया काली मिट्टी का क्षेत्र। आप यहाँ से एक और चीज जान सकते हैं, जैसे कि आपको पता है गुजरात के क्षेत्रों में कपास अधिकता है तो वहाँ काली मिट्टी होगी। काली मिट्टी की अधिकता आपको पता है तो कपास होगी। तो इससे आपको 3-4 क्वेश्चन के जवाब मिलेंगे। तो आप ऑप्शन में इन राज्यों के नाम भी प्राप्त कर सकेंगे, तो आप सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, लाल मिट्टी की बात करें, अलग प्रकार लाल मिट्टी। अब बात आ जाती है लाल मिट्टी। आपने सुना है लाल ग्रह, क्यों अधिक लाल ग्रह? मंगल। कैसे है? आयरन की अधिकता कारण, यानी लोहे की अधिकता कारण, आयरन ऑक्साइड। आगे बात करें हम, इसका निर्माण कैसे हुआ? लाल मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? रूपांतरित चट्टानों से। अब आप ज्योग्राफी में अगर आपको पता नहीं है रूपांतरित चट्टानें क्या हैं, तो शॉर्ट में हम आपको बताते हैं। चट्टानों का एक चैप्टर भी है, आप उस चैप्टर में से प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं विश्व भूगोल में। रूपांतरित चट्टानें मतलब ऐसी चट्टानें जिनका रूप बाद में बदला हो। आग्नेय चट्टानें, अवसादी या और रूपांतरित, 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं। ये आग्नेय और अवसादी के समय के साथ रूप बदलकर बन जाता है। क्या? रूपांतरित चट्टान बन जाता है। तो रूप बदली हुई चट्टानों से, उनसे बनी हुई, टूट कर बनी हुई ये मिट्टी लाल मिट्टी कहलाती है। लोहे की अधिकता के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। कहीं कहीं ये पीले या चॉकलेटी कलर की भी होती है। जैसे कि आप विंध्याचल पहाड़ियों की बात करें तो वहां भी आप पाएंगे कि लाल मिट्टी है। पहाड़ियों की बात करें मिर्जापुर की तरफ। चलिए आगे बात करते हैं, पाई कहाँ जाती? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। विंध्याचल पहाड़ियां यूपी के दक्षिणी हिस्से में है, यानी कि एमपी के क्षेत्र की तरफ है। तो वो सब फैला हुआ क्षेत्र विंध्याचल का क्षेत्र है। आगे बात करते हैं क्षेत्रों की, तो आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार। अभी हमने पहाड़ियों की बात किया तो पठारों पर, छोटा नागपुर के पठार में लाल मिट्टी, बंगाल में लाल मिट्टी पाई जाती है। और मेघालय, मेघालय की बात करें हम तो गारो, खासी, जयंतिया 3 खास पहाड़ियां हैं, वहां की जनजातियां भी फेमस है। तो उन क्षेत्रों में भी ये मिट्टी पाई जाती है और इसका सिस्टम है आयरन की अधिकता। राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये तो हो गए राज्य। आगे बात कर रहे हैं इनकी प्रमुख फसलें। फसलों की बात करें तो इनमें मोटे अनाज पाए जाएंगे, दलहन, तिलहन, कॉफी और रबड़। कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों में कॉफी और रबड़ का उत्पादन है, सिर्फ कर्नाटक के क्षेत्रों में। और दलहन, तिलहन कॉमन है, हमने अभी आपको बताया। अब अनाज सबकी जरूरत है तो कितना कोई खरीदेगा, तो इसलिए अनाज बोना तो सबकी प्राथमिकता है, चाहे चावल बोले चाहे गेहूं बोले। जहां चावल नहीं होने की नौबत है, जैसे राजस्थान, मजबूरी है। बंगाल में गेहूं कम होना है या नहीं हो पाना है, असम में गेहूं कहीं कम होना है या पानी के जल के अधिकता कारण नहीं होना, तो उनकी मजबूरी है, तो फिर वो चावल पर आधारित है। अनाज तो अनाज है, जरूरत सबको है। चलिए, तो ये तो हो गया। आगे बात करें लेटेराइट मिट्टी की। लेटेराइट मिट्टी का सिस्टम आर्द्र और शुष्क। इसका निर्माण कैसे होता है? यानी आर्द्र मतलब नमी, वायुमंडल में नमी, और शुष्क मतलब सूखापन, यानी कि नमी भरा या फिर सूखा, इन मौसमों के, इस 2 क्वालिटीज के चलते ऐसी मिट्टियों का निर्माण होता है। कहीं नमी होगी, कहीं सूखा होगा, तो चट्टानों पपड़ी जैसे टूटेंगी धरातल में। इस प्रकार से मौसम की वजह से इस मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें बात करें हम कहाँ है, तो भारत के पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, राजमहल की पहाड़ियां, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, असम, छोटा नागपुर का पठार। आप देख रहे हैं उड़ीसा पूर्वी घाट का क्षेत्र, असम, छोटा नागपुर, कर्नाटक, केरल पश्चिमी घाट का। तो पूर्वी और पश्चिमी घाट के वो राज्य या वो क्षेत्र जो घाट के किनारे पर पड़ते हैं, वहां लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और आप जानते हैं जहां जल या फिर घाट यानी कि समुद्री तट रेखाएं होंगी, वहां ये मौसम जरूर बनेंगे। धूप बहुत जोर की होगी, गर्मी होगी, गर्मी होने पर क्या होगा? सूखा मौसम होगा। लेकिन गर्मी और अधिक होगी तो उसी समुद्र से वाष्पित होगा, जल वाष्पित होकर वायुमंडल में फैलेगा, तो क्या हो जाएगी? आर्द्रता। अभी आपने देखा कि गर्मी से सूखा और उसी गर्मी की वजह से वायुमंडल में नमी आई तो आर्द्रता फैल गया। तो ऐसी मिट्टी के लिए आप क्या करेंगे? तुरंत तटीय क्षेत्रों की ओर ऑप्शन सर्च करेंगे। जो ऑप्शन यहाँ से किसी भी पूर्वी या पश्चिमी घाट के राज्य होंगे वहां आप जाएंगे।
वो आंसर आपका सही होगा। अब यहाँ एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, भारत भूगोल हम पढ़ ही रहे हैं, तो भारत में आप बताइए राजमहल की पहाड़ियां किन राज्यों में हैं। आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट में इसका आंसर देंगे कि राजमहल की पहाड़ियां किस राज्य में हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम ऐसी मिट्टी की क्वालिटी के बारे में बात करें तो चूने की कमी होती है, जिसकी वजह से ये अम्लीय हो जाती है। क्वालिटी इसकी कैसी है, एसिडिक, यानी कि अम्लीय है, एसिड से जुड़ा हुआ, एसिड जैसा। तो चूने की कमी होने का ये अम्लीय मिट्टी है। और लाल मिट्टी से, अभी पिछले हमने लाल मिट्टी पढ़ा, उससे कम उर्वरक होती है, यानी कि लाल मिट्टी से खराब क्वालिटी की ये मिट्टी है, लेटेराइट। आगे बढ़ लेते हैं। मोटे अनाज, यहाँ के उत्पादन के बारे में बात कर लें फसलों के लिए, तो मोटे अनाज दलहन, तिलहन, चाय कॉमन सब है। बढ़ा क्या है, चाय। चाय असम की वजह से, और चाय की वजह से असम फेमस है। तो असम के राज्यों में चाय की अधिकता है, जो कि यहाँ ऑप्शन में असम लिखा है। यहां से आप क्या करेंगे, लेटेराइट, असम, चाय, ये तीन। मोटे अनाज दलहन तिलहन ऑप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि ये तीनों सबके लिए कॉमन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वनीय मिट्टी इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ चाय है, यहाँ आपने देखा कपास है, यहाँ चाय, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। वनीय मिट्टी यानी, अब नाम के हिसाब से लग रहा है जंगली, यानी जंगल के क्षेत्रों की वन की मिट्टी, उसकी बात करें हम। इन मिट्टियों का निर्माण कहाँ होता है, पर्वतीय क्षेत्रों में, जहां मिट्टी ढलान पर होती है। तो ढलानीय क्षेत्रों में ऐसी मिट्टियों का निर्माण होता है। इनकी परतें बेहद पतली होती हैं, क्योंकि ढलान की वजह से लगातार पतले इनकी परतें बह जाती नीचे की ओर, तो मोटी परत बन ही नहीं पाती है। तो इसलिए पतली परत की मिट्टी है, ढलानों में होती है, वनीय मिट्टी कहलाती है। इनमें उर्वरा शक्ति बहुत कम होती है, उसका कारण वहां जल भी नहीं टिकता है, खादें अलग से मिलनी नहीं है, जैविक की तो कोई व्यवस्था नहीं है ढलानों पर। दूसरी चीज, पानी रुकता ही नहीं है, इसलिए क्या होता है, और वायु अप्रदन भी होता है, जैसा आपको बताया गया यहाँ। तो हवा भी उन पे लगातार चोट करेगी, मिट्टी को उड़ाएगी, नीचे की ओर बहाएगी, तो इसलिए क्या होगा, उर्वरा शक्ति कमजोर हो जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, उत्पादन क्षमता बहुत कम होगी। अब बात कर लेते हैं इनमें क्या उगाया जा सकता है। तो छोटी मोटी बागवानी वाले फल, छोटे फल, बागवानी जैसे छोटे छोटे बाग, जैसे अमरूद की फसलें, बेर की फसलें, ऐसे में फल, चाय, कॉफी, मसाले, यानी झाड़ी वाले छोटे छोटे बागवानी जैसे फसलें उगाई जाएंगी। तो ये है यहाँ की इंपॉर्टेंट है। चाय, कॉफी और मसाले की बात करें तो मसाले से आप केरल की ओर चले जाएंगे तुरंत। फिर चाय और कॉफी की बात करें तो असम और तमिलनाडु की बात करेंगे, कर्नाटक की बात करेंगे। तो इन क्षेत्रों से मिलता हुआ ऑप्शन आपको पेपर में ध्यान देना होगा। चलिए, यह हो गया वनीय मिट्टी। आगे बढ़ते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी का निर्माण बात कर लें सीधे सीधे मरुस्थल के क्षेत्रों में, यानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में। रेगिस्तानी क्षेत्रों में बात करते हैं तो इनका निर्माण कैसे होता है, मोस्टली। अब जब रेगिस्तान में हम आ ही गए तो यहाँ क्या होगा, बालू की अधिकता। तो ये समझिए कि ये मिट्टी बालू से ही बनी होती है, रेगिस्तानी मिट्टी है, बालू से ही बनी रहेगी। आगे बात करते हैं इसमें लोहा, फास्फोरस, नाइट्रोजन, इनकी कमी होती है। अब बालू बालू है, आयरन की कमी, नाइट्रोजन, फास्फोरस, केमिकल टाइप की चीजें हैं, इनकी भी कमी रहती है। और अब ये है नहीं तो उत्पादकता कमजोर होना ही है। तो कमजोर इनमें क्या उगा सकते हैं, आमतौर पर मोटे अनाज जैसे कि गेहूं, चना, कम पानी वाले या सूखे रूखे अरहर की फसलें, ऐसी कुछ चीजें जहां छींट दिया, ऐसे बीज डाल दिया, थोड़े बारिश के झोंके, थोड़े पानी देकर उगा लिया गया। तो ये हो गई मरुस्थलीय मिट्टी की बात। आगे बात करते हैं क्षारीय मिट्टी। क्षारीय मिट्टी, आपने अम्ल और क्षार दो चीजें पढ़ा है अलग अलग क्वालिटी में। अम्ल की बात हो चुकी है। अब क्षारीय मिट्टी, जिनमें अम्ल नहीं होते हैं, चूने की अधिकता होती है, और इनके नाम रेह, ऊसर या कल्लर भी कहा जाता है। इस ऐसी मिट्टी को रेह या ऊसर मिट्टी या फिर कल्लर कहा जाता है। इनमें क्षारापन इतना अधिक होता है कि इस मिट्टी का प्रयोग डिटर्जेंट के तौर पर भी किया जाता था, अभी भी किया जाता होगा गांव या दूसरे क्षेत्रों में जहां ये उपलब्ध है। तो चलिए, ये हो गया क्षारीय मिट्टी की बात करते हैं। अब क्या होता है, प्रॉब्लम क्या है, जल निकासी की कमी। ऐसे क्षेत्रों में जल निकासी हो नहीं पाती, क्योंकि ये उन छोटे छोटे क्षेत्रों में होते हैं जहां पानी इकट्ठा हो गया, निकलने की कोई व्यवस्था ही नहीं है। तो यहाँ इस तरीके के उल्टे पलटे सिस्टम से है, क्योंकि पानी आ नहीं रहा है, कुछ उर्वरा शक्ति नहीं है, जैविक चीजें नहीं मिल रही, आ गया तो निकल नहीं रहा है, ऐसी ऐसी समस्याएं हैं। तो इसकी वजह से क्षारीय मिट्टी हो गई, ये क्वालिटी है मिट्टी
मिट्टी की आगे बात करें हम तो सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अधिकता हो जाती है। सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट की अधिकता के कारण नाइट्रोजन की कमी रहती है। नाइट्रोजन कम हो जाने से क्या होगा, उर्वरा शक्ति का सिस्टम पूरा बिगड़ गया। ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनसे क्या होगा कि उर्वरा शक्ति नहीं है, अच्छी फसलों के लायक तो बिल्कुल नहीं है। तो फिर यहाँ की ये नारियल और ताड़ के वृक्ष, यानी ताड़ के वृक्ष और नारियल की फसलें ऐसे क्षेत्रों में उगाई जाती। अब जैसे ही चीजों का नाम आता है तुरंत आप कहाँ देखेंगे, केरल के तटों पर, यानी तटीय क्षेत्रों की बात कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, पीट या जैविक मिट्टी। शब्द के हिसाब से पीट या जैविक मिट्टी यानी जैविक की सिस्टम, खादों का सिस्टम देखते हैं। जैव की अधिकता, जैविक चीजों की अधिकता, उसके बारे में बात करते हैं। दलहनी क्षेत्रों में पाई जाती है। जैविक की अधिकता होती कैसे, जैसे कि दाल का उत्पादन यानी कि अरहर या मटर चना इस टाइप की किसी फसल का उत्पादन किया गया हो, इनकी जड़ों और इनके पेड़ों से मिट्टी उर्वरक हो जाती है। एक बार किसी खेत में आपने दाल उत्पादन किया हो, उसके बाद दूसरी जो भी फसल का उत्पादन आप करेंगे वो अच्छी होगी। तो दाल की अधिकता कारण जैविक की अधिकता हो जाती है, क्योंकि अरहर की जड़ें या फिर जितने दाल वाले फसलें उनकी जड़ें भी अच्छी खाद का कार्य करती हैं, तो इसलिए जैविक मिट्टी हो जाती है। इसे ज्यादा जैविक कहा जाता है। अगली फसलों में खाद देना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि दाल इंसानों के लिए फायदेमंद, वृक्षों के लिए भी फायदेमंद। तो दलहनी क्षेत्रों में पाई जाती है। यह एक प्रकार से अम्लीय मिट्टी है और केरल में इसे कारी मिट्टी कहा जाता है। शब्द ये लिखा है, अगर कभी पेपर में पूछ दे कारी मिट्टी क्या है या किसे कहा जाता है, तो पीट या जैविक मिट्टी को कहा केरल में, यानी कि लोकल भाषा में वहां के क्षेत्रीय नाम है, ये कारी मिट्टी कहा जाता है। ऐसी मिट्टी पाई कहाँ कहाँ जाती है, गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी इनके क्षेत्रों में, कच्छ के रण के क्षेत्रों में। तो कच्छ का रण, इस तरीके के क्षेत्रों में ये वाली मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों ये हो गया भारत में पाई जाने प्रमुख मिट्टी, उनमें उगने वाली प्रमुख फसलें। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो क्वेश्चन बच जाता है कुछ भी अलग, सबसे आप कमेंट में बताइए। आज का वीडियो यहीं रखते हैं, धन्यवाद।